और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। आज जो है पहला बजट आने वाला है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये बजट है। संसद में से पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी और इसी के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश कर एक रिकॉर्ड भी बनाएंगी। लोकसभा चुनाव के बाद इस बजट में सरकार की घोषणाओं पर सबकी नजर रहने वाली है। बजट को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आम बजट अमृतकाल का अहम बजट होगा ये बात बोली थी और ये 5 साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2047 तक विकसित भारत की आधारशिला रखेगा। वहीं इस बजट से मीडियम क्लास को टैक्स में छूट मिलने की उम्मीद है। इस बजट में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। युवाओं को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। तो आज आएगा मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आज बजट पेश करेंगे। नौकरी पेशा, किसान, महिला सभी को उम्मीद है। व्यापारी वर्ग को इस बजट से बहुत उम्मीद है क्योंकि ये पहला बजट है। ऐसे में इस पहले बजट में वो 5 साल की सरकार के विजन को दर्शाता हुआ बजट रहने वाला है। सुबह 11 बजे बताया जा रहा है कि लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार जो है बजट पेश करेगी। न्यूज 18 राजस्थान पर आप इसकी नॉन स्टॉप कवरेज देखिएगा। तो सबसे बड़े पैनल और सबसे सटीक विश्लेषण आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखाएगा। नॉन स्टॉप कवरेज और ये कवरेज अभी से शुरू हो चुकी है। जब तक ये बजट की घोषणाएं नहीं हो जाती हैं तब तक उसका विश्लेषण भी न्यूज 18 बिल्कुल सटीक करेगा। सबसे पहले बजट का मतलब होता है कि आपके घर का खर्च और आपकी पॉकेट की इनकम कितनी, आपके और आपके हाथों में जो पैसा है वो कितना बढ़ता है और कितना आप उसको बचा सकते हैं। आम भाषा में बजट को लोग यही समझते हैं। और बजट यानी कि आपकी अर्थव्यवस्था, आपका पर कैपिटा इनकम, आपका जीडीपी कितना मजबूत होता है, उससे आपकी आर्थिक स्थिति कितनी ज्यादा मजबूत होती है। बजट का मतलब यही होता है। इनकम टैक्स की अगर हम मौजूदा व्यवस्था की बात करें, क्योंकि जब बजट आता है तो सबकी नजर इसी पे रहती है कि इनकम टैक्स में कितना सरकार की तरफ से छूट दिया गया है। इनकम टैक्स की जो मौजूदा व्यवस्था है वो हम आपको समझा रहे हैं एक ग्राफिक से जरिए। इनकम टैक्स स्लैब को हम बता रहे हैं जहां पर पुरानी टैक्स व्यवस्था को आप देख रहे हैं और नई टैक्स व्यवस्था यहां पर है कि 2.5 लाख तक 0% टैक्स है। वहीं अगर 2.5 लाख 1 रुपए होगा, 1 रुपए से लेकर 3 लाख तक वहां पर 5% टैक्स व्यवस्था है। फिर 3 लाख से लेकर 5 लाख तक 5% यानी कि वो बरकरार है। 5 लाख से ऊपर आप जाते हैं और 1 लाख का डिफरेंस आता है यानी कि 5 लाख से लेकर 6 लाख तक तो 20% है। उसके बाद जाइए 6 लाख से लेकर 9 लाख तक तो वो 20% रहता है। 9 लाख से 10 लाख तक इसी तरह आपके जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। नई टैक्स व्यवस्था अगर आएगी तो पुरानी टैक्स व्यवस्था जैसे 9 लाख से 10 लाख हुई वहां 20% है। नई टैक्स व्यवस्था में वो 15% होगा। इसी तरह आंकड़े अब 10 लाख के ऊपर हमारे साथी ममता बताएंगी। तो फिलहाल आपको हम दिखा रहे हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में बता रहे हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था और नई टैक्स व्यवस्था दोनों की मौजूदा स्थितियों को आपको बता रहे हैं, जिसमें जानकारी जो है वो 0 से लेकर 2.5 लाख तक के से शुरू होती है, जहां पर कोई भी टैक्स आपको देना नहीं पड़ता है। लेकिन 10 लाख से 12 लाख के बीच में पुरानी टैक्स व्यवस्था 30% और नई टैक्स व्यवस्था 15% मानी जा रही है। और इसी तरीके से ये परसेंटेज बढ़ता जाता है क्योंकि टैक्स स्लैब में जो बदलाव है वो हर साल देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मौजूदा क्या स्थिति रहेगी इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। बजट के दिन बाजार पर भी सभी की नजरें रहेंगी और महिलाओं के लिए इनकम टैक्स व्यवस्था के बारे में भी आपको जानकारी दे रही है। पुरानी अगर हम टैक्स व्यवस्था को देखें तो 0 से लेकर 2.5 लाख तक 0% पुरानी टैक्स व्यवस्था है और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स व्यवस्था है। और 5 लाख से ऊपर की अगर हम देखें 5 साल से 10 लाख तक तो 20% है और 10 लाख से लेकर 12 लाख तक 30% है। तो ये महिलाओं के लिए टैक्स व्यवस्था है। और इनकम टैक्स स्लैब में नई टैक्स व्यवस्था क्या हो सकती है वो भी आपको बता देते हैं। 0 से लेकर 3 लाख तक 0% और इसी के साथ ही 3 लाख से लेकर 2 लाख तक अगर हम देखें तो 5% देना पड़ सकता है नई टैक्स व्यवस्था के हिसाब से। और 6 लाख से लेकर 9 लाख तक ये 10% हो जाती है। वहीं 9 लाख
इसे लेकर 12 लाख तक की अगर हम बात करें तो 15% हो जाती है, और 12 लाख से 15 लाख के बीच में अगर हम देखें तो ये 20% हो जाती है, और 15 लाख या फिर उससे ऊपर की जो रकम होती है उसमें 30% टैक्स स्लैब्स रहता है। तो ये है महिलाओं के लिए इनकम टैक्स व्यवस्था। लेकिन इस बार बजट में महिलाओं के लिए क्या रहेगा, इस पर महिलाओं की निगाहें बहुत ज्यादा रहने वाली, क्योंकि घर का बजट महिलाओं के हाथों में ही रहता है, और ऐसे में इस बजट से गृहिणियों को खासकर बहुत सी उम्मीदें रहती हैं। तो बजट, जैसा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट सेशन शुरू भी हो चुका, जो 12 अगस्त तक चलेगा, और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, यही जो लाल बैग दिखता है, लाल जो सूटकेस होता है, इसी में ही बजट पूरे देश का आता है, और जिसको इलेबोरेट यानी कि पढ़ती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के अंदर। लेकिन कल क्योंकि बजट सेशन शुरू हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जो सदन है वो 5 साल का विजन है, अब जो बजट है वो विकसित भारत 2047 के विजन को रखेगा, और उसके आधार पर ही हम अपने बजट को बनाते हैं। अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, इस पर फोकस है, और लगभग इसी को ही आधार मानते हुए बजट इस बार बनाया गया होगा। जैसा कि अंतरिम बजट जब लोकसभा के दरमियान आया हुआ था, उस समय भी आप देखिए अंतरिम बजट ज्ञान पर फोकस था, यानी कि महिलाओं, युवा, किसान और गरीबी, और इसी को देखकर ही ये क्योंकि 4 सेगमेंट होते हैं, कहीं ना कहीं देश में मजबूती यानी कि रीढ़ की हड्डी कहीं ना कहीं होते हैं वो देश के, और इस पर भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार जो पूर्ण बजट आ रहा है देश का, वो भी कहीं ना कहीं इस पर ही आधारित होगा। अब बजट में कहां कहां क्या चीज फोकस रहने वाला है वो सब भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इनकम टैक्स की व्यवस्था अभी हमने आपको समझाई, महिलाओं के लिए इनकम टैक्स की व्यवस्था क्या होगी वो भी समझाया। अब बजट में कहां कहां पर फोकस होगा वो आपको बता देते हैं। दरअसल 5 साल का ये रोड मैप संभव तरीके से आज के इस बजट में आपको दिखाई पड़ेगा। विकसित भारत के लिए रणनीति संभव दिखाई पड़ेगी, इकोनॉमी में किस तरह से मांग बढ़ाई जाए ये संभव है, क्योंकि लोगों के हाथों में जितना पैसा होगा उतना ही ज्यादा वो बाजार में खर्च कर पाएंगे, और जितना वो खर्च करने की उनकी कैपेसिटी होगी, इसका मतलब प्रोडक्ट की डिमांड उतनी बढ़ेगी, जितनी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी उतनी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी, जितनी मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी उससे बाहर के देश इन्वेस्टमेंट आपकी कंट्री में यानी कि देश में कर पाएंगे, और जितना इन्वेस्टमेंट होगा इसका मतलब कि पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति की बढ़ेगी, और अगर पर कैपिटा इनकम एक व्यक्ति की बढ़ती है तो जीडीपी अपने आप बूम करेगा। इसका मतलब अगर हम पिछले 2023-22 से 23 और 23 से 24 अगर फाइनेंशियल ईयर की गति देखें जीडीपी की, तो 8.2 यानी कि 8.2 की गति से जीडीपी बढ़ती आई है, कोरोना काल को अगर हम छोड़ दें, और उसी को आधार मानते हुए जितनी जीडीपी आपकी, और अब टारगेट 8.2 से ज्यादा रखी गई है। इसका मतलब कि अब आज का जो बजट है उसमें देखना होगा कि बहुत कुछ सेगमेंट्स देखा गया है, जैसे एमएसएमई की हम बात करते हैं, हम लोकल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करते हैं, आईटी हब्स की बात करते हैं, और जो 4 सेगमेंट है महिला, युवा, किसान और गरीब, इस पर तो फोकस रहता ही है। बिल्कुल, तो हम आपको बता रहे हैं कि बजट में कहां पर फोकस रहने वाला है। रोजगार बढ़ाने के लिए नए फैसले संभव माने जा रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी पर रह सकता है जोर, वित्तीय अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा, 5 साल का रोड मैप इसमें संभव माना जा रहा है, विकसित भारत की रणनीति इसमें संभव मानी जा रही है, क्योंकि बजट जब 2023 आया था तो सरकार ने पुराने टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया था। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस नई साल की और इस नए टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रिजीम बना दिया गया था। ऐसे में अगर टैक्स पेयर किसी भी रिजीम का चुनाव नहीं करता है तो उसका टैक्स नई टैक्स रिजीम के तहत जमा होगा, और इसके साथ ही नई टैक्स रिजीम में टैक्स सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया था। और एक और बड़ी खबर आपको बताते जाएं कि बजट पेश होने से पहले आज मोदी कैबिनेट की बड़ी बैठक भी होगी। कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, और इसके बाद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लिए रवाना होंगी, और फिर आम बजट को पेश किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बजट पेश किया जाता है। तो सुबह 10:15 पर यह बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, और बैठक में मुहर लगेगी इस बजट पर। मोदी कैबिनेट की ये बैठक रहती है। इस बैठक के बाद जो है वित्त मंत्री बजट जो है संसद में पेश करेंगे। इसके बाद इस बैठक के बाद वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे, जहां पर राष्ट्रपति के साइन उस बजट पर होंगे, और उसके बाद जाके वो बजट जो है
संसद में पेश किया जाता है। तो ये पूरी रणनीति के तहत जो है बजट को पेश किया जाता है। तो सबसे पहले 10:15 पर मोदी कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। सुबह का ही समय रहेगा जब बजट में मुहर लग जाएगी और उसके बाद आज देखना होगा कि आखिर निर्मला सीतारमण के इस बैग से क्या क्या चीजें निकलती हैं, कितनी राहत मिलती है और खासकर टैक्स स्लैब वालों को सबसे ज्यादा उम्मीद है कि आखिर इस बार कितने बदलाव किए जाते हैं इस टैक्स स्लैब पर। महिलाओं को उम्मीद है कि उनके लिए इस बजट पर क्या रहेगा, महंगाई को कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार आखिर क्या प्लान लेकर आ रही है और 5 साल का विजन इस बजट में जो है आज रखा जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश होने वाला है। निर्मला सीतारमण की ओर से देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं एक आस के साथ देख रही हैं। निर्मला सीतारमण इस बजट में महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान भी कर सकती हैं। जयपुर की महिलाओं को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, ये इस पर हमारी बात की है हमारी संवाददाता महिमा जैन ने। सुनिए जरा। केंद्र सरकार कल अपना बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी और उस बजट से महिलाओं को क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है, क्या वो चाह रही है, महिला रोजगार को लेकर क्या सोचती है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ सुविधाएं हैं जो इस बजट से चाहती हैं और खासतौर पर सरकार से चाहती है। मैम, कल बजट आने जा रहा है, निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही है बजट, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है आपकी? बात करें हेल्थ सेक्टर की तो महिलाओं को हेल्थ के सेक्टर में क्या कुछ चाहिए? योजनाएं तो बहुत सारी आ गई और बहुत सारी फंडिंग भी आ गई केंद्र से और राज्य सरकार से, लेकिन आज भी अगर हम ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की बात करें तो आप ये देखिए कि उसमें कहीं कमी नहीं आई। तो मेरी सरकार से हर बार मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हम प्रिवेंटिव सेंटर्स खोलें, बजाय हम ये वेट करने के कि कब कैंसर होगा और कब हमें अनुदान मिलेगा। क्योंकि अगर हम प्रिवेंटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोल देते हैं तो बीमारी के होने से पहले ही, और वो साथ के साथ आपको रोजगार भी दे देंगे। अगर आप देखें जैसे हमने केंद्र सरकार ने जो दावा किया उसमें 28% उछाल आया है महिलाओं की शिक्षा के अंदर। तो वो उछाल किस लिए आया? ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो हैं वो स्टेम सब्जेक्ट्स में दे आर डूइंग मेडिकल और इंजीनियरिंग, तो उनको भी तो आपको ऑक्यूपाइड करना पड़ेगा। बीइंग अ सीए मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि एक वुमेन एंटरप्रेन्योर को कैपिटल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है व्हेन दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, कि वो उनके फैमिली बोलते नहीं हमारे पास इतना कैपिटल है। बट इफ गवर्नमेंट कैन रियली गिव देम लोन्स ऑन अ गुड रेट, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और शायद गवर्नमेंट ने बहुत निकाले भी होंगे, बट अगेन जैसे इन्होंने भी यही बोला कि एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है वुमेन को कि कैसे उनको लोन्स किस किस जगहों से मिल सकता है, और अगर मिल सकता है तो कितनी इजी तरीके से मिल सकता है। तो अगर ये प्रॉपर क्लियर हमारे पास रहे कि इस लोन में इन चीजों से हमको ऐसे लोन्स मिल सकते हैं वुमेन को और बहुत इजीली मिल सकते हैं, आई थिंक बहुत सारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स आगे आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, इकोनॉमी भी ग्रोथ हो सकती है। मैम, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा में आप क्या चाहती है कि किस तरीके के एजुकेशन पॉलिसीज में बदलाव किए जाए या फिर कुछ ऐसी नीतियां लाई जाए जो महिलाओं को खासतौर पर आगे लेकर जाए? आई थिंक महिलाओं को स्कॉलरशिप्स मिलने चाहिए, और जैसे गाँवों में महिलाएं जैसे पढ़ना चाहती हैं, हाई एजुकेशन के लिए शहरों में आना चाहती हैं, तो गाँवों से वो आ नहीं पाती हैं क्योंकि कन्वेंस प्रॉब्लम हो जाती है उनको, इसलिए थोड़ा कन्वेंस की भी करना चाहिए। और राजस्थान का विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां अनुदान की मांगों पर आज चर्चा जारी रहेगी और प्रश्नकाल में वित्त, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, ये सारी आज सदन में चर्चा रहने वाली है इस मुद्दे पर। वहीं पशुपालन से संबंधित सवाल जवाब भी होंगे। तो जानकारी आपको दे दें कि राजस्थान का विधानसभा सत्र एक तरफ जारी अनुदान की मांगों पर चर्चा आज जारी रहेगी। आपको जानकारी दे दें, प्रश्नकाल में वित्त, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन से संबंधित सवाल जवाब आज रहने वाले हैं। तो आज ये खास मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं। इसमें पशुपालन से संबंधित सवाल जवाब भी होंगे और अनुदान की मांगों पर चर्चा भी जारी रहेगी। तो राजस्थान का विधानसभा का सत्र भी एक तरफ जारी है, अनुदान की मांगों पर चर्चा आज रहेगी, पशुपालन से संबंधित सवाल जवाब भी इसमें रहने वाले हैं। तो आज ये भी इस पर नजर रहेगी विधानसभा सत्र पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी, उत्तराखंड और एमपी में कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किए जाने की बीजेपी के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट को नो कहा और शाकाहारी मांसाहारी के बोर्ड को यस कर दिया। देखिए रिपोर्ट। यूपी सरकार के कांवड़ रूट पर दुकान के नाम वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने यूपी के साथ साथ एमपी और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस जारी किया है।
अब शुक्रवार को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। तब तक दुकानदारों को नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं, दुकान पर नाम लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ खाने के सामान की जानकारी देनी है, दुकान के प्रोडक्ट की जानकारी देनी होगी, बताना होगा कि खाना मांसाहारी है या शाकाहारी। अखिलेश यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जाहिर करते हुए यूपी सरकार पर बड़ा निशाना साधा। से दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। एक एनजीओ और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत कुछ और लोगों ने यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट का ये नजरिया था क्या कि किस तरह का खाना सर्व होता है, वेज या नॉन वेज, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन कंपैरिजन टू उसको कौन सर्व कर रहा है। कोर्ट ने पिटीशन का संज्ञान लेते हुए नोटिस इशू किया है और यह नोटिस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के खिलाफ इशू हुआ है। अगली इसकी सुनवाई फ्राइडे को फिक्स। The Supreme Court has ruled in our favor and has granted a stay of all directives and has no shopkeeper, no owner of any establishment will need to display his or her name. कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत किया है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। जेडीयू शुरू से ही इस फैसले का विरोध कर रही थी। सत्र में उठाएंगे, पर सबसे बड़ा मुद्दा ये जो विभाजनकारी जाति प्रथा के आधार पर, धर्म के आधार पर करने का प्रयास हो रहा है कांवड़ यात्रा में, उसको आज हमने 267 में नोटिस दी। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं। हमारा एप्रीहेंशन था कि इससे समाज में विभाजन पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया, धन्यवाद। नंबर 2, मैं चाहता हूं कि इस कांवड़ यात्रा के समूचे रूट पर शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया जाए ताकि जो तीर्थयात्री हैं उनको धार्मिक राहत की साथ। नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार पर तीखा तंज कसा है। डिस्क्रिमिनेशन ये देश सदैव झेलता रहा, अब और कितना बांटोगे? क्या माथे पे लिखवा ले लोग क्या करें? कैसे आपको भरोसा होगा कि सब लोग प्रेम भाव से रहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा पहले प्रयोग करती है, फिर उसका उपयोग करती है। पहले भी कई प्रयोग हुए, राजनीतिक प्रयोग है, उम्मीद है उनको लगता है इसका उपयोग होगा, लेकिन जब तक हम जैसे लोग हैं हम बटने नहीं देंगे लोगों को। और मैं फिर आपको स्पष्ट कर दूं, जिनका आर्थिक नुकसान करने के लिए बीजेपी कर रही है, उनके बच्चों का क्या होगा? वो भी इंसान है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए थे। उसके बाद यूपी सरकार ने शुक्रवार को इस फैसले को पूरे राज्य में बढ़ा दिया था। यूपी सरकार के इसी फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सियासत भी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और जयपुर से आपको बड़ी खबर बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि एक और आरोपी ओम प्रकाश को एसओजी ने प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। डबल मर्डर और ड्रग तस्करी में जोधपुर जेल में बंद था ओम प्रकाश। एसओजी जोधपुर जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई है जयपुर और 2011 में बीएसएफ छोड़कर ड्रग तस्करी के कारोबार से जुड़ा था और जालौर का रहने वाला है ओम प्रकाश। फौजी भूपेंद्र सारण गैंग से मिली भगत का लीक पेपर पकड़वाने का आरोप है। एसओजी की गिरफ्त में आए दौसा से रिंकू शर्मा और सुरेश कुमार से पूछताछ में ओम प्रकाश के नाम का खुलासा हुआ है। जेईएन भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में भी ओम प्रकाश की संदिग्ध भूमिका की जांच करेगी एसओजी। तो प्रोडक्शन वारंट का मतलब कि किसी भी मामले में आरोपी की जांच, बयान दर्ज करने और उपस्थिति
सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है। तो प्रोडक्शन वारंट पर ओम प्रकाश लाया गया 2011 में। बीएसएफ से जुड़े मामले में इसको आरोपी माना गया था। एसओजी की गिरफ्त में दौसा से रिंकू शर्मा और जो सुरेश कुमार आए हैं, उनसे पूछताछ में ही ओम प्रकाश के नाम का खुलासा हुआ है। जेईई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में भी ओम प्रकाश की संदिग्ध भूमिका को जांच करेगा एसओजी। यही है वो ओम प्रकाश जिसकी तस्वीर इस समय आपके टीवी स्क्रीन पर है। तो 2011 में बीएसएफ छोड़कर ड्रग तस्करी के कारोबार से जुड़ा था ओम प्रकाश और जालौर का रहने वाला है ओम प्रकाश फौजी। फिलहाल प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लेकर आई है एसआई और यहां पर आगे पूछताछ की जाएगी। संवाददाता विष्णु हैं, अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। विष्णु, एक और नाम सामने आया है एसआई भर्ती परीक्षा लीक केस में, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में एक और बड़ी गिरफ्तारी कल एसओजी ने की थी, जिसमें ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति को, जो कि डबल मर्डर केस और उसके अलावा अफीम तस्करी के मामलों में जोधपुर जेल में बंद चल रहा था, उसे कल प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया और जो पूरी कार्रवाई है वो डीआईजी परेश देशमुख के निर्देशन में की जा रही है। अब तक की पड़ताल में सामने आया कि ओम प्रकाश ने भूपेंद्र सारण गैंग के साथ मिलकर के एसआई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया था और लीक पेपर को अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले पढ़ाने का काम भी ओम प्रकाश ने किया था। वहीं पर जेईई भर्ती 2021 के मामले में भी ओम प्रकाश की जो भूमिका है वो संदिग्ध बताई जा रही है कि जेईई भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसमें भी ओम प्रकाश का रोल सामने आ रहा है। तो ऐसे में एसओजी पड़ताल करेगी। एक नया नाम और एक नई गिरफ्तारी अब देखना होगा पूछताछ में क्या सामने आता है। विष्णु, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब एक नजर आज की 10 बड़ी खबरों पर। मोदी